It's okay. Today we will discuss about a new terms which comes under plant breeding, that is acclimatization. Acclimatization. ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टॉपिक से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, कभी कभी टर्म्स ही पूछ देता है कि एक्लिमेटाइजेशन है या फिर एडाप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी हम जब एक्लिमेटाइजेशन को डिस्कस कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एडाप्टेशन जो है वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, अगर बात करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पे शॉर्ट नोट्स जो है वो काफ़ी पूछता है यूपीएससी में। ठीक है, तो इससे भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्लिमेटाइजेशन की बात करें तो जनरली यू नो अबाउट मैक्सिमम इंट्रोड्यूस प्लांट्स और यू कैन से मैक्सिमम इंट्रोड्यूस वैरायटी परफॉर्म्स पुअरली इन न्यू एरिया बिकॉज ऑफ परफॉर्म्स पुअरली इन न्यू एरिया। यानी इंट्रोड्यूस प्लांट्स जो होते हैं वो उनका परफॉर्मेंस जो होता है बिल्कुल पुअर होता है न्यू एरिया में। क्यों? इसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि ये हैबिटेट चेंज किए होते हैं, इनका जो एरिया है वो चेंज है, इन्वायरमेंट चेंज है और ये एडाप्टेबल नहीं है उस एरिया के लिए। ठीक है, इसलिए इनका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और नोटिस किया जाता है इसमें कि जैसे जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्लांट्स था या फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी थी जिसका परफॉर्मेंस पुअर था, वो जैसे जैसे अपना लाइफ स्पैन करता है 2 जनरेशन 3 जनरेशन, तो उसके परफॉर्मेंस में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे ये जनरेशन अपना लाइफ स्पैन किया, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन, वैसे वैसे इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझा जाए तो मान लीजिए कोई वैरायटी है वीट की। ठीक है, अगर ये इंट्रोडक्शन के टाइम इसमें से 100 सीड यहाँ पे ग्रो किया गया। ठीक है, तो जब ये न्यू एरिया में ग्रो किया जाएगा तो बिल्कुल क्लियर है कि ये 100 सीड या फिर कह सकते हैं 100% जर्मिनेशन या 98% 90% जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान के चलिए 40 to 70% जर्मिनेशन 40 to 70% जर्मिनेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जितने भी जर्मिनेट होंगे इनमें और भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे वीक ग्रोथ एंड पुअर यील्ड। इस प्रकार के प्रॉब्लम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये आफ्टर 5 ईयर देखें इसको, ठीक है, जब ये 4-5 जनरेशन बाद देखेंगे इसको, तो ये जो पुअर परफॉर्मेंस वाला था, ठीक है, यानी इसके जर्मिनेशन में कमी थी, ग्रोथ में कमी थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यील्ड में प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यानी ये जो जर्मिनेशन था नियर अबाउट 80 to 90% हो जाएगा, मे बी 95% हो जाए। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यील्ड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस वीट को जिस एरिया से इंट्रोड्यूस किया गया उस एरिया में जो परफॉर्मेंस होगा लगभग उसके बराबर ये परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ये इम्प्रूवमेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोली एडाप्ट हो रहा है इस इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, और ये जिस प्रोसेस को फॉलो करके एडाप्ट हो रहा है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड acclimatization. So you can define acclimatization
द प्रोसेस that leads to adaptation. Of a plant, or you can say a line, or a population to a new area, or you can say new environment, is called acclimatization. क्लियर है? यानी अब ये धीरे धीरे स्लोली अपना जो लाइफ स्पैम किया, लाइफ व्यतीत किया उस नए इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में ये अपने आप को स्लोली एडाप्ट कर लिया, यानी इसकी एडाप्टेशन बढ़ गई। और जो ही एडाप्टेशन बढ़ेगी, इसका जो प्रॉब्लम था इंट्रोडक्शन के टाइम, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस जो था वो पुअर था, वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, इसका जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्रोथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्यों एक्लिमेटाइजेशन बढ़ता है, या फिर किस टाइप के प्लांट्स में या किस टाइप के जीनोटाइप में एक्लिमेटाइजेशन बढ़ता है, इंक्रीज कैसे करता है। एक्लिमेटाइजेशन, ये एक्लिमेटाइजेशन क्यों स्टडी किया जाता है, क्यों इसके बारे में जानना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक किसी क्रॉप के बारे में ये नहीं जानेंगे कि वो कैसे कितने टाइम में एक्लिमेटाइज करेगा जिससे उसकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं किसी नए एरिया में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी होगा कि एक्लिमेटाइजेशन बढ़ता कैसे है, या फिर इसका एक लिमिट रेंज क्या होता है। ठीक है, ये किस हद तक बढ़ सकता है, या किस टाइप के प्लांट्स में, किस टाइप के जीनोटाइप्स में एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो जल्दी होता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, यह द एक्सटेंट ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, इसकी बात करें तो ये एक्लिमेटाइजेशन कैसे एक्सटेंड होता है या फिर कैसे इंक्रीज करता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना होगा। फर्स्ट है, ये एक्लिमेटाइजेशन डिपेंड करता है प्लांट्स के जीनोटाइप पे, और प्लांट्स का जीनोटाइप डिपेंड करेगा किस पे, मोड ऑफ पोलिनेशन पे, मोड ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, मोड ऑफ पोलिनेशन सिंपल अगर बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्यों? क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से डिफरेंट टाइप के जीन रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। क्रॉस पोलिनेशन से आपको पता है डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। जब डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेशन बनेंगे तो इस पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के जीन होंगे, या फिर कह सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के जीन होंगे। जब डिफरेंट टाइप के जीन होंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर एक जीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जीन है 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर एक जीन, ये फर्स्ट जीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है न्यू एनवायरनमेंट को, मे बी सेकेंड टाइप का जीन रिस्पॉन्ड करे, दो नहीं कर रहा है थर्ड टाइप का जीन रिस्पॉन्ड करे, फोर्थ टाइप का जीन रिस्पॉन्ड करे,
जब डिफरेंट टाइप के जीन रिकम्बिनेशन होंगे तो कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्ड करेगा ही न्यू इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो जो भी जीन रिस्पॉन्ड करेगा वो इसके एडेप्टेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जब एडेप्टेशन इंक्रीज होगा, एडेप्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो इसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कह सकते हैं, वेरिएशन कहते हैं, वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन बेस पॉपुलेशन या फिर पेरेंटल पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बेस में ही, बेस पॉपुलेशन में ही डिफरेंट टाइप की जीन है तो हमको रिकम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से हमारी एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जिस क्रॉप का या फिर पॉपुलेशन का जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक बेस जितना ज़्यादा होगा उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी अधिक होती है। क्योंकि सिंपल बात है, जैसे जितना ही ज़्यादा जीन होंगे उसमें एडेप्टेशन का या एडेप्टेबिलिटी के चांस अधिक होंगे, क्योंकि कोई ना कोई जीन तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। लेकिन अगर एक टाइप के जीन्स हो, लिमिटेड जीन्स हो, या फिर एक दो टाइप के जीन्स हो और वो दोनों रिस्पॉन्ड नहीं किए तो एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट, हम यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि क्रॉप में एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी या एक्लिमेटाइजेशन बढ़ेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड प्लांट पुअरली परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो अगर 5 to 6 जनरेशन लाइफ अपना स्पैम कर रहा है या 2 to 3 जनरेशन लाइफ स्पैम कर रहा है, तो उसमें धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में हम अगर देखें कि अगर एनुअल क्रॉप है, ठीक है, इसका लाइफ स्पैम 5 ईयर में कितना हो जाएगा, 5 जनरेशन, ठीक है। अब 5 जनरेशन में ये जो मेन प्लांट्स है इसके जीन में कहीं ना कहीं तो चेंजेज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये चेंजेस क्या करते हैं, इसके एक्लिमेटाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। जो ही एक्लिमेटाइजेशन इंक्रीज होता है तो एडेप्टेशन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर 1 साल हो सकता है एनवायरनमेंट के कारण हो या म्यूटेशन के कारण हो, नेक्स्ट ईयर कुछ और भी रीजन हो सकता है, हो सकता क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप हो, इसमें जीन रिकम्बिनेशन बने, डिफरेंट टाइप के जीन इसमें बने, या फिर म्यूटेशन से डिफरेंट टाइप के जीन बन जाए, ठीक है। या फिर ये अगर दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे जैसे लाइफ अपना उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में स्पेम करेगा तो इसके अंदर खुद एडेप्टेशन इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ये जो एडेप्टेशन इंक्रीज होता है ये एक्लिमेटाइजेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर एनुअल क्रॉप है तो 5 ईयर में 5 जनरेशन होगा, यानी 5 बार इसके अंदर चेंजेज हो सकते हैं और 5 बार चांसेस होंगे नए रिकम्बिनेशन बनने के, नए जीन टाइप बनने के, जो कि एक्लिमेटाइजेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे एडेप्टेशन लीड्स करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पेरिनियल की, कोई पेरिनियल क्रॉप है, उसका 5 ईयर में फ्लावरिंग का टाइम है, तो क्या करेगा, 5 ईयर में अभी 1 जनरेशन भी नहीं पूरा कर पाएगा। जब 1 जनरेशन नहीं पूरा कर पाएगा तो इसका एडेप्टेशन कैसे बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट,
म्यूटेशन। सिंपल सी बात है, अगर किसी क्रॉप को कहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे वो कभी भी इसके पहले ग्रो नहीं किया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, पुअर होगा। अगर पुअर होगा और उस समय उस क्रॉप में म्यूटेशन आ जाए तो मे बी म्यूटेशन से क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जीन कंपोजिशन तैयार हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो जीन जो म्यूटेशन से तैयार हो वो रेस्पॉन्ड करे न्यू इन्वायरमेंट को, ठीक है। जब रेस्पॉन्ड करेगा न्यू इन्वायरमेंट को तो एक्लिमेटाइजेशन इंक्रीज करेगा, देन लीड्स टू एडाप्टेशन, ठीक है। एडाप्टेबिलिटी जो ही बढ़ेगी परफॉर्मेंस इसका बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बार बार एडाप्टेशन वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडाप्टेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एडाप्टेबिलिटी या एडाप्टेशन, ठीक है, ये क्या होता है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है टर्म्स एडाप्टेशन, ये टर्म्स फर्स्ट टाइम चार्ल्स डार्विन ने यूज किया था, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इन 1830s के आसपास। एटीन 1830 के आसपास एडाप्टेशन वर्ड का चार्ल्स डार्विन ने यूज किया था, जब ये अपना एवोल्यूशन के थियरी पे अपना रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। एट दैट टाइम चार्ल्स डार्विन प्रपोज दैट थियरी ऑफ एडाप्टेशन, थियरी ऑफ एडाप्टेशन, और यू कैन से एडाप्टेशन थियरी, एडाप्टेशन थियरी, ठीक है। दोनों सेंटेंस मेंशन होता है, ठीक है, कहीं पे थियरी ऑफ एडाप्टेशन, कहीं पे एडाप्टेशन थियरी, विच इज आल्सो नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आल्सो नोन एज द थियरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये क्या होता है, विच इज एन कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट in a new environment within time। क्लियर है, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर सकते हैं, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कैसे करेगा, अगर वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है, विद इन टाइम। ये नहीं कि अगर उसका लाइफ है 8 आवर्स, ठीक है, वो 10 आवर्स के बाद एडजस्ट करेगा, तब तक तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे, ठीक है। तो वो विद इन टाइम अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, तभी वो क्या करेगा, फिट रहेगा और सर्वाइव करेगा, ठीक है। इसको चार्ल्स डार्विन ने एडाप्टेशन का थियरी कहा था, ठीक है। तो सिंपल एडाप्टेशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन, यह एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म की खुद की कैपेबिलिटी है। एडाप्टेशन एक कैपेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अनुसार वो किसी भी न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है विद इन टाइम, यानी समय रहते उस न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ हो गए एडाप्टेशन, ठीक है। और ये एडाप्टेशन इंक्रीज कैसे होता है, ड्यू टू द
एक्लिमेटाइजेशन, यानी अगर हम जाते ही किसी नए इन्वायरमेंट में गए या फिर किसी नए रीजन पे, नए एरिया में गए, जैसे अगर हम कहीं पे अब यूपी छोड़ के यूपी के बाहर चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा सुनने को मिलता है ना कि यहाँ का पानी हवा सूट नहीं कर रहा है, जिससे सबसे पहला उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, स्नीजिंग, सर्दी जुकाम, ठीक है, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसका धीरे धीरे हम रहेंगे वहाँ पे 1 वीक 2 वीक्स ए मंथ एन ईयर, जैसे जैसे हम स्पैम करेंगे वहाँ पे लाइफ अपना धीरे धीरे, तो क्या होगा, हमारा एक्लिमेटाइजेशन बढ़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट में हम धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेंगे, और जहीं एक्लिमेटाइजेशन बढ़ेगा हमारी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पे हम सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। सेम यही कंडीशन प्लांट्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए, इससे कभी कभी कंसेप्ट पूछ लेता है एक्लिमेटाइजेशन क्या है या फिर एडेप्टेशन क्या है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन कि एडेप्टेशन थियरी किसने दिया, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इसको एज ए शॉर्ट नोट्स यूपीपीसीएस के एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए।